प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब होगा कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने 2 दिन के टॉपिक्स को कंबाइन किया था, 19 एंड 28 ऑफ नवंबर का। उनको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिसेंटली एक डिजिटल डेटा का प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट आया है। 17 दिसंबर तक इसको पब्लिक के सामने रखा गया ताकि वो अपना ओपिनियंस इसमें शेयर कर सके। एंड अगस्त में गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ किया था पहले पुराने वाले बिल को, क्योंकि बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ने कहा था कि इसमें इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट ने कहा था हम लोग बेटर ऑप्शंस के साथ इसको प्रेजेंट करेंगे। कल हम लोगों ने इसके 7 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी। 7 प्रिंसिपल्स पर ही बनाया जाएगा। देखो अभी ये ड्राफ्ट है, 17 दिसंबर के बाद इसको प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में, और माना यह जा रहा है कि इसको बजट 2023 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। देन वी मूव टू दिस। इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट है, वो इसरो के स्पेस पोर्ट से आया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि 2020 में आत्मनिर्भर भारत का जो पूरी स्कीम आई थी उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं ना, ये गवर्नमेंट के लॉन्च पैड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो विक्रम जो है स्काई रूट एयरस्पेस का रॉकेट है, इसका डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर इसको लॉन्च किया गया था। मिशन का नाम है पूरा का पूरा प्रारंभ है। एंड इसमें स्काई रूट एयरोस्पेस एक हैदराबाद का स्टार्टअप है। राइट नाउ इंडिया के अंदर मोर देन 1000 स्टार्टअप्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। विक्रम सीरीज में ये विक्रम 1 था, विक्रम 2 है, फिर विक्रम 3 भी होगा। डिफरेंट पेलोड के और कैरिंग कैपेसिटी के साथ ये अपनी सीरीज में है। अब ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए और इंडिया के सिटीजन्स के लिए प्राउड मोमेंट की बात है कि हमारे यहाँ से भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्पेस इंडस्ट्री में अपना काम करना स्टार्ट कर चुका है। जैसे अगर हम लोग दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर SpaceX है एंड ब्लू ओरिजिन है। इंडिया में भी ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ पर भी अब स्पेस इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा तो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी और बेहतर हो जाएगी। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस। टेररिज्म वाला टॉपिक था, एंड टेररिज्म वाले टॉपिक में हम लोगों ने ये एक हैंड इन हैंड का जो PYQ देखा था, 2008 का मेंस में क्वेश्चन आ चुका था। तो इंडिया टेररिज्म के थ्रेट को हैंडल करने के लिए क्या कर रहा था, तो 26/11 का जो 2009 में, तो उसके बाद हम लोगों ने NIA को सेटअप किया था। UAP हमारा एक एक्ट है, हमारे पास नेट ग्रिड है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मोर देन दिस, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास UN का ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म है, टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांच है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इंडिया का एनुअल रेजोल्यूशन है। तो और क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकता था। फिर मोदी जी ने एक काशी और तमिल का एक मीट जो है रिसेंटली उसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो 30 डेज़ का है। इसमें साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को दोनों को मर्ज करने के लिए एक समागम होता है। वहाँ पर बहुत सारे जो लिटरेचर वाले लोग होते हैं आपस में मिलते हैं, चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें भी इसके बारे में बात की गई थी कि कैसे हम लोग काशी और कांची के लिंक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तमिलनाडु का एक पॉपुलर नाम है, उसका नाम है काशीनाथ। एंड बहुत सारे टेम्पल्स को लेकर के हम लोग उसमें बात की थी और हिस्टोरिकल डेटा भी देखा था। पराक्रम पांड्या के राजा के बारे में, अधिवीर राम पांड्यन के बारे में, संत कुमारा गुरुपरा के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक इतने सेक्शन में से एक आर्ट एंड कल्चर का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। देन वी टॉक्ड अबाउट द स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो कि श्रीनगर में रिसेंटली लॉन्च किया गया था। एंड वैसे स्मार्ट सिटीज़ का जो मिशन है वो 2015 में आया था। 100 सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई थी। एंड कुछ और भी अर्बन रिलेटेड के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि हमारे पास अमृत स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास अर्बन योजना है और ट्यूलिप स्कीम है, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट भी है। अरे ये देखो मैंने कल वाले ही हटाए नहीं थे, इस पर से रुक जाओ एक सेकेंड। देन वी टॉक्ड अबाउट एक्सट्रेडिशन के बारे में बात की थी। रिसेंटली ना इंडिया में एक पर्सन था, वो ना ये एंटिकिटीज़ वगैरह होती है ना, इनको चुराता था। तो US और जर्मनी ने कहा कि इंडिया में तो हम लोग इसको इंडिया से एक्सट्राडाइट करना चाहते हैं, यानी कि अब ये इंडिया की जेल में था। इसका जो
टेन्योर था वो ख़त्म हो गया था 2022 में। 2012 में इसको जेल में डाला गया था। इंडिया की साइड से क्या होता है कि हमारा जो काउंसलर होते हैं ना फ्रॉम पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीजन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है, इनका काम होता है पूरी की पूरी एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी के ऊपर काम करना। इंडिया में जो एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी आई थी ना, वो आई थी 1962 में। एंड दोनों कंट्रीज़ के पास ये ट्रीटी होनी चाहिए, तभी आप उस पर्सन को एक्सट्रेडिट कर सकते हो। इंडिया ने 40 कंट्रीज़ के साथ ऐसी ट्रीटी साइन की हुई है और 11 के साथ हमारा ऐसा कोई एग्रीमेंट है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। एंड दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि ये जो AMR होता है ना, AMR क्या चीज़ होती है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब क्या क्या उसके रीजंस होते हैं, उसके कुछ की फैक्ट्स देखे थे हम लोगों ने। बच्चों को 5 साल से कम उम्र वालों को ज़्यादा इंपैक्ट करता है। इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट कंजम्पशन होता है, प्रोडक्शन होता है एंटीबायोटिक्स का। एंड इसको लेकर के जो IISc हमारा बेंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उन्होंने काफ़ी सारी डेवलपमेंट भी की थी। शॉर्ट कमिंग्स की बात करें, हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं होता है। इम्पैक्ट की बात करें, कॉमन इन्फेक्शन पर ज़्यादा काम करता है और फ्यूचर में इसके कारण डेथ जो होंगी वो इंक्रीज होंगी। तो 2019 में हम लोगों ने इसमें बात की थी कि 5 में से जो एक डेथ हुई थी ना, इट वॉज ओनली, जो कि अंडर 5 के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इनके 100 साल हुए हैं, 2021 में 100 साल हो गए थे इनके। तो आर्टिकल 105 जो प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट होता है, वहाँ से इनको अथॉरिटी मिलती है और इनके रूल्स वगैरह जो होते हैं वो आर्टिकल 118 में आते हैं। 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, एक होती है एस्टिमेट्स कमेटी, एक होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और एक होती है हमारी PAC। एंड 1921 में पहली बार बनाई गई थी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और अपॉइंटमेंट की बात करते हो, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं इनके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है ये सिर्फ डिसीजंस ऐसे डिसीजन नहीं ले सकती जो मेजर एग्जीक्यूटिव हो, सिर्फ एडवाइजरी होती है। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। मेजरली काम होता है गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर वगैरह होता है ना, उन सब की एनालिसिस करना, उन सब की स्क्रूटनी करना। और फोरम वगैरह भी होता है, कंसेंस पॉलिटिकल पार्टी के कंसेंसस पे काम करते हैं। कुछ इश्यूज भी होते हैं इनमें, एक तो उनके पास सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर्स होती हैं। एंड जो चेयरपर्सन होते हैं वो जब इनको चूज़ करते हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा होता है इनके पास बिल को पास किया ही नहीं जाता, क्योंकि चेयरपर्सन के ऊपर डिपेंड करता है बिल को कमेटी के पास भेजना नहीं भेजना। तो रिकमेंडेटरी पावर्स होती हैं एंड ये लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए इनमें काफ़ी सारे इश्यूज भी होते हैं। ओके, दिस वॉज अबाउट द यस्टरडेज रिविजन। अब हम बाकी के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 21 नवंबर का हमारे पास एक टॉपिक है, आधार नॉर्म्स फॉर द प्रिजनर्स सिंप्लीफाइड। होम मिनिस्ट्री कॉल्स फॉर कैंप्स एट ऑल प्रिजन्स फॉर द एनरोलमेंट और अपडेट। अभी एक कैंपेन चलाया गया था जहाँ पर आधार को जो प्रिजनर्स होते हैं ना, जो जेल में होते हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया था। बेसिकली उनकी डिटेल्स को भी ऐड कर दिया जाए। 2018 में इसको लेकर एक क्वेश्चन आया था, आधार को लेकर। स्टेटमेंट था, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। सेकंड वाज, वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और नीदर ऑफ देम? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आधार के लिए हम लोगों को समझना होगा UIDAI क्या होता है। ये UIDAI एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, इसको 2016 में बनाया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड आधार एक्ट हमारा 2016 का है उसके अंडर। एक्चुअल में इसको सेटअप तो 2009 में ही किया गया था, बट उस टाइम पर ये प्लानिंग कमीशन का पार्ट था। आधार में आपके पास एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और एज पर 31 अक्टूबर 2021 इंडिया के अंदर 131 करोड़ आधार कार्ड नंबर्स इशू किए जा चुके हैं। अब आधार को लेकर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? एक तो डेटा का मिसयूज होना। बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं जिनको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती हैं, वो आपकी डिटेल्स मांगती हैं। अब ये क्लैरिटी नहीं है कि वो डेटा को कहाँ पर प्राइवेटली सिक्योर करते हैं, नहीं करते हैं। रिसेंटली पता चला था कि कोविड की टेस्टिंग के दौरान पर भी आधार कार्ड की फोटोकॉपीज मांगी जा रही थी। एंड ये भी पता चला था कि इस तरह की डिटेल्स कोविड के टेस्ट के लिए सबमिट करना इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर एक्सेसिव इम्पोजिशन। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड की ऑथेंटिफिकेशन कुछ पर्टिकुलर केसेस में मैंडेटरी होगी, सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा लिया जाएगा। इसके अलावा बहुत बार बच्चों को भी जैसे आंगनवाड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आधार कार्ड की कॉपी मांगी जाती थी, उसको भी उन्होंने डिसकंटिन्यू करने के लिए बोला था। आर्बिट्रेरी एक्सक्लूजन्स होते हैं। आर्बिट्रेरी मतलब अपनी चॉइस से करना, बिना किसी के एडवाइस के साथ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के ना कुछ रूटीन मेथड्स होते हैं जहाँ पर वो वेलफेयर बेनिफिट्स को आधार के साथ लिंक कर देते हैं कि आप आधार कार्ड सबमिट करेंगे, आपकी आईडी होगी, तभी आपको स्कीम का जो बेनिफिट होगा वो मिल पाएगा। ये भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर फ्रॉड प्रॉन आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एक फैसिलिटी है AEPS, जहाँ पर आधार को आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया जाता है, जिससे आप किसी भी ATM से यूजिंग दैट नंबर आप ATM से आधार के थ्रू भी अपना पैसा निकाल सकते हो। अब इसके कारण क्या होता है ना, कभी कभी इसमें बिजनेस में करप्शन भी इंक्रीज होने लग जाता है, लोग इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं। रिसेंट में क्या इशू हुआ था,
कैग ने ना UIDAI के ऊपर कुछ इश्यूज़ के बारे में बात की थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सेक्शन 57 को स्ट्रक डाउन किया था। 57 के अंदर क्या होता था कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ होती है ना, वो भी आधार का डेटा कलेक्ट करेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेट एंटिटीज़ जब डेटा कलेक्ट करेंगे ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। फिर बाद में 2019 के अंदर एक ऑर्डिनेंस भी आया था, जहाँ पर उन्होंने टेलीकॉम ऑपरेटर जो अपने एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इनको अलाउ कर दिया था कि आप आधार को एज अ प्रूफ आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। आधार की इंपॉर्टेंस क्या है? कंट्री को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लेके आना है, गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करनी है, तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होता है। आइडेंटिटीज़ जो होती हैं उसमें फेकनेस को एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करता है एंड हेल्पिंग बॉटम ऑफ द पिरामिड। लार्ज नंबर ऑफ पीपल को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। इसमें रेंज ऑफ सर्विसेज से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके बैंक अकाउंट में आ सकते हैं। सिंस आधार जो है ये, इसमें कोई इंटेलिजेंस वगैरह यूज़ नहीं होती, बहुत बेसिक सी डिटेल होती है एंड आपका रिलीजन, इनकम, हेल्थ, ज्योग्राफी ये सब मेंशन नहीं होता, तो इस तरीके से ये न्यूट्रल होता है। फिर पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस के लिए, आपकी फाइनेंशियल में और सोशल इंक्लूजन को इंक्रीज करने के लिए, बहुत सारे फिस्कल बजट्स को मैनेज करने के लिए एंड पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस को हैसल फ्री प्रमोट करने के लिए आधार कार्ड बहुत ही यूजफुल है। एक परमानेंट फाइनेंशियल एड्रेस के तौर पर भी काम करता है। बहुत सारी फाइनेंशियल इंक्लूजन की फैसिलिटीज भी इसके थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं फॉर द मार्जिनलाइज्ड एज वेल एज द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो डिजिटल इंडिया के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सिंस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग्स दी हैं, तो गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के साथ कंप्लाई भी करना पड़ेगा एंड जो नीडी है उनके साथ कोई भी बेनिफिट विड्रॉ नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा उनको स्कीम के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। देन द गवर्नमेंट नीड टू मेक श्योर कि किस किस की डिटेल्स को कितना किस हद तक डिस्क्लोज करना है। इसके अलावा जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ सेफगार्ड्स लगाए थे कि जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स होता है ना, इसके जो भी ग्रीवेंसेज होते हैं, इश्यूज़ वगैरह होते हैं, उनको आसानी से हैंडल किया जा सके। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पहले क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको एग्जाम्पल यूज़ करना होता है मेंस में काफ़ी जगह पर। अग्निपथ स्कीम, हाई कोर्ट टू हियर द प्लीज ऑन December 12। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि वो उनकी पटिशन जो लगाई गई थी ना अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट में, उसके रिक्रूटमेंट को लेकर, तो उसमें वो कुछ पटिशंस को 12 दिसंबर से सुनना स्टार्ट करेंगे। अब अग्निपथ स्कीम क्या है? आर्म्ड फोर्सेज में 4 साल तक के लिए रिक्रूटमेंट की एक स्कीम है। तो इसमें जो एम्प्लॉय होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा एंड इस स्कीम के अंदर 45,000 से लेकर 50,000 सोल्जर्स को स्टार्टिंग में एम्प्लॉय किया जाएगा, लेकिन उनकी सर्विस सिर्फ 4 साल की होगी। हालांकि 4 साल के बाद इनमें से 25% जो लोग होंगे उनको लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 15 साल के लिए एम्प्लॉय कर लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है? जो कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं ना, आर्मी के हाईएस्ट रैंक ऑफिसर वगैरह होते हैं, बेसिकली जो कमीशनड है ना वो ज्वाइन नहीं कर सकते, इनके बिलो वाले जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और एज लिमिट जो है वो रखी गई है 17.5 ईयर्स से 23 ईयर्स तक की। इसका एम ये है कि लोगों को पेट्रियाटिक और मोटिवेटेड यूथ को एक डायरेक्शन देना है ना, जिनमें जोश और जज्बा काफ़ी अच्छा हो कि वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो एवरेज एज प्रोफाइल है ना, उसको 4 से 5 ईयर्स तक लो लेके आना, क्योंकि उसमें यूथ की रिक्वायरमेंट होती है, यूथ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस स्कीम का एक एम है, जो एवरेज एज है ना फोर्सेस के अंदर वो आज 32 है, उसको 26 लेके आना है अगले 6 से 7 सालों के अंदर। बेनिफिट क्या मिलेगा? 4 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाने के बाद ना उनको एक सेवा निधि का पैकेज मिलेगा, जिसमें उनको 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे एंड इसके अलावा इनको 48 लाख रुपीज़ का 4 साल के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। अगर जस्ट इन केस कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो 1 करोड़ के आसपास का पे आउट भी मिलता है एंड गवर्नमेंट इसके बाद में भी 4 साल के बाद भी इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करती है। इनको स्किल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और ब्रिज कोर्सेज वगैरह की भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। कुछ मिनिस्ट्रीज़ ने पहले ही रोल आउट कर दिया था कि अग्निवीर स्कीम के अंदर हम लोग द मोमेंट आफ्टर 4 ईयर्स ये लोग इनको सर्विस इनकी खत्म हो जाएगी, उसके बाद इनको रिक्रूट कर लेंगे। एंड ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए गए थे और ये हम लोगों ने लास्ट आई थिंक 10 दिन पहले कवर किया भी था, तो अभी दोबारा से न्यूज़ में आया था, तो आई थॉट कि ठीक है एक बार एटलीस्ट बेसिक चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक है गर्ल्स आर बीइंग फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन इन राजस्थान। ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि बहुत सारी यंग गर्ल्स जो है ना उनको न्यूमरस डिस्ट्रिक्ट्स में, राजस्थान के भीलवाड़ा में, भरतपुर के अंदर प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स किया जा रहा है। इस टॉपिक में हम लोगों को NCW के बारे में जानना है और विमेन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। NCW की अगर बात करते हैं तो इसको रिकमेंडेशन बहुत सालों पहले आया था, फिर सक्सेसिव कुछ कमिटीज़ वगैरह बनी थी, कमीशंस बने थे कि विमेन को लेकर के ना एक एपेक्स बॉडी बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो 1919 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था, उसके बाद इसको एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप कर दिया गया था 1992 में। पहला कमीशन जो था इसका 1992 में ही आया था, मिस जयंती पटनायक इसकी चेयरपर्सन थी। इस कमीशन के अंदर एक चेयरपर्सन है, एक मेंबर सेक्रेटरी, 5 दूसरे मेंबर्स होते हैं। अब जो चेयरपर्सन होता है ना, उनका जो रिकमेंडेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है।
इनका काम क्या होता है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का? विमेन को इक्वालिटी और इक्वल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनके सारे राइट्स को, एंटाइटलमेंट्स को सिक्योर करने के लिए एंड विमेन से रिलेटेड पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन होना, कानूनी व्यवस्था सारी बनाए रखने के लिए, इनको आगे की तरफ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एनसीडब्ल्यू का काम होता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में एंड विमेन को लेकर के बाकी जो हमारे एक्ट्स होते हैं उनमें क्या लीगल सेफगार्ड्स हैं उनको रिव्यू करना, लेजिस्लेटिव मेजर्स, कानूनी प्रक्रिया के अंदर विमेन को किस तरीके से रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं उसको रिकमेंड करना, कोई भी ग्रीवेंस होते हैं, शिकायतें वगैरह होती हैं, उनका निवारण करना विमेन के लिए, गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जो विमेन को अफेक्ट करती हैं। बहुत सारे लार्ज नंबर में इनके कंप्लेंट्स होते हैं, कभी कभी ये सुओ मोटो यानी कि भाई अपनी चॉइस से भी इनके ऊपर एक्ट करते हैं ताकि स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज का इशू है और कुछ लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होना, पारिवारिक महिला लोक अदालत, ये सारी चीज़ें भी इन तरह के इशू को भी हैंडल करते हैं। कुछ लॉ हैं, डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, इंडियन पिनल एक्ट, इन एक्ट में विमेन को लेकर के जो भी प्रोविजंस हैं उनको रिव्यू करना भी एनसीडब्ल्यू का काम है। एक बार जरा ये देख लेते हैं कि विमेन को लेकर के ना इंडिया में कौन से कानूनी प्रावधान हैं, लीगल फ्रेमवर्क क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी में बात की जाती है। उसके अलावा आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में भी बात की जाती है, जेंडर के बेसिस के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देन आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं स्टेट के द्वारा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्टिकल 51A के अंदर वी हैव टू प्रैक्टिस, ये इंश्योर करना होता है कि विमेन की डिग्निटी को मेंटेन किया जाए और कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस जो होती है अगेंस्ट वुमेन उनको प्रोहिबिट किया जाए। मोर देन दिस हमारे पास कुछ और भी एक्ट्स हैं, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी एक एक्ट है जो कि 2013 में आया था। फिर पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अच्छा, ये जो चिल्ड्रन वाला है ना, ये जेंडर न्यूट्रल है, इसमें मेल भी है और उसमें फीमेल भी है। उसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स है हमारे पास बहुत सारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप वन सेंटर, उजाला स्कीम है, जो ट्रैफिकिंग वगैरह होती है ना उसमें उनको रेस्क्यू करके रिहैबिलिटेट करना, सुधार गृह, जो विमेन अपने लाइफ में डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से गुजर रही होती है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, नारी शक्ति पुरस्कार है, महिला पुलिस वॉलंटियर्स है, महिला शक्ति केंद्र है और निर्भया स्कीम भी है। वे फॉरवर्ड क्या होगा, हम लोग एनसीडब्ल्यू एक्ट को थोड़ा सा अमेंड कर सकते हैं, इसको और फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है, जैसे कि स्टेट कमीशन जो है ना उनकी भी जो बाउंड्री है, जो उनका एम्बिट है उसको भी और वाइडन करने की ज़रूरत है। फिर विमेन की जो मिनिमम एज फॉर मैरिज है ना उसको इंक्रीज करके अप टू 21 ईयर तक लेके जाने की ज़रूरत है, सो दैट जो विमेन होती है उनकी एजुकेशन और करियर के अंदर कोई भी हिंड्रेंस ना हो। फिर विमेन को लेकर के बहुत सारा वायलेंस होता है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो उनकी इक्वालिटी डेवलपमेंट में कभी ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट करता रहता है। एंड मोर देन दिस, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, टोटल 17 गोल्स हैं और 2030 तक उनको अचीव करने का टारगेट है। अभी 8 ईयर बचे हैं इनको अचीव करने के लिए, तो उसमें भी हमारा एम है कि विमेन के अगेंस्ट कोई भी वायलेंस वगैरह उन सबको खत्म करना है। होलिस्टिक एफर्ट हम लोग पुटअप कर सकते हैं कि कोई भी विमेन के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, उनको रोकने के लिए पूरे के पूरे इकोसिस्टम को इनमें बदलने की ज़रूरत है। मोर देन दिस, लॉ मेकर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूटर, जुडिशरी, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सब को मिलकर, ये सारे के सारे इसके अंदर क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, इन सबको मिलकर ही विमेंस के डेवलपमेंट पे काम करना होगा एक साथ। तो यू नीड टू रिमेंबर कौन से हमारे एक्ट्स एंड स्कीम्स हैं। देखो इतना जो पार्ट है ना, ये तो एवरी ईयर लाइक 100% एवरी ईयर आपको मेंस में क्वेश्चन तो मिलता ही है, मेंस के विमेन को लेकर के। GS1 में होगा कुछ, या GS2 में आएगा, या GS3 में ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाता है विमेन सेफ्टी को लेकर, या फिर ऐसे में कोई आपको टॉपिक मिल जाता है। तो ये जो आप पूरा का पूरा सर्कल किया हुआ है ना, स्कीम्स, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, फंडामेंटल राइट्स वाला, ये तो आपको रटा होना चाहिए, राइट। तो इसको PDF जब टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करूंगा उसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना कि इतना इतना तो आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर बाय अपने फिंगर्स पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे इमीडिएटली आपको बता देना चाहिए कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सी 2-3 स्कीम के नाम याद होने चाहिए। एवरी ईयर यू हैव टू यूज दिस, यू कैन नॉट स्किप दिस। कोई मतलब ही नहीं कि आप इसमें से कुछ स्किप कर दोगे, इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला पूरा पार्ट। तो PDF में से याद से स्क्रीनशॉट लेकर के अलग से रख लेना। एक टॉपिक था अभी रिसेंटली न्यूज़ में, बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द स्मार्ट टेक्नोलॉजी, AIIB। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उनसे कहा था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली चीज़ें हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जाए। तो अक्टूबर 2021 में, लास्ट ईयर की बात है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 6th एनुअल जो मीटिंग होती है ना, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की AIIB की, उसमें पार्टिसिपेट किया था। अब AIIB क्या चीज़ है, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि इसके सोशल और इकोनॉमिक आउटकम से फोकस होते हैं सारे के सारे, लोगों को कनेक्ट करना, उन्हें कुछ अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, मार्केट में इंटरवीन करना ना, एंड बिलियंस ऑफ लाइफ्स को इम्पैक्ट करता है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना।
और अगर हम लोग बात करते हैं, इसके इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2015 में एंड इसके हेडक्वार्टर हैं चाइना के अंदर बीजिंग में। ऑपरेशंस इनके जनवरी 2016 से स्टार्ट हो गए थे। बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, इसमें एक गवर्नर होते हैं, एक ऑल्टरनेट गवर्नर होते हैं जो कि हर मेंबर कंट्री के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ये नॉन रेजिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इनका काम होता है बैंक के जनरल ऑपरेशंस के ऊपर काम करना। एक सीनियर मैनेजमेंट होता है जिसको AIIB के प्रेसिडेंट हेड करते हैं 5 साल के टर्म के लिए। एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी है, इसको इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल का काम होता है कि प्रेसिडेंट को और जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना स्ट्रैटेजीज में एंड पॉलिसीज में। अभी तक की कुछ अकम्पलिशमेंट्स क्या है वर्ल्ड वाइड, अगर हम लोग मेंबरशिप की बात करते हैं तो शुरुआत 2016 में हुई थी 57 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ एंड 2020 के एंड तक 103 अप्रूव्ड मेंबर्स हैं इनके पास। 79% ग्लोबल पॉपुलेशन इनका पार्ट है, इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है और 65% ग्लोबल GDP को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट रेटिंग की अगर बात करते हैं तो 3 जो मेजर रेटिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा इनको हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड की गई है। 2017 से ही इनको AAA की रेटिंग्स मिलती आई है फ्रॉम S&P, मूडी और फिच। अच्छा, इस पर भी एक क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक प्रीलिम्स में था या मेंस में था, आई एम अनएबल टू रिकॉल, बट देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेटिंग्स। इंडस्ट्री, आई थिंक प्रीलिम्स में था कुछ ये रेटिंग एजेंसीज को लेकर के क्वेश्चन। उसके अलावा किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, उसको लेकर के कितने रिकॉग्निशन करना है, इनमें भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। UN के अंदर इनका एक परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस भी है एंड UN की जनरल असेंबली में भी, और जो UN का इकोसॉक होता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसमें भी। गवर्नेंस, मॉडल एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन्होंने एक अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर ये डायरेक्ट एक अप्रोच पे काम करते हैं जिसमें पूरी की पूरी मैनेजमेंट अच्छे से अकाउंटेबल हो। फिर बैंक का एक अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क भी है जहाँ पर ये अकाउंटेबिलिटी का कल्चर क्रिएट करते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज अभी तक डेवलप की गई, फाइनेंस की गई, उसमें मेजरली तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर होता है एंड किस तरीके से प्राइवेट कैपिटल प्रोवाइड करना है, उनको फर्दर कैसे इंप्रूव करके इम्प्लीमेंट करना है। AIIB की इंडिया के साथ अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इंडिया में इन्होंने अब तक बहुत सारे लोन्स अप्रूव किए हैं, इतना किसी और में भी नहीं। चाइना इसका बिगेस्ट शेयर होल्डर है और इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट है। इसको लेकर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक 2017 या फिर 2018 में आया था प्रीलिम्स में। अभी तक इन्होंने 28 प्रोजेक्ट्स इंडिया में फंड किए जिनका ओवरऑल वैल्यू है $6.7 बिलियन, बहुत ज़्यादा है। कोविड-19 के टाइम पर भी इन्होंने बहुत सारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की थी एंड इंडिया ने और भी लोन्स के लिए अप्लाई किया था AIIB में और ADB में भी, जहाँ पर उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन में सपोर्ट की रिक्वेस्ट की थी। लास्ट ईयर 2021 में भी इन्होंने 356 मिलियन के आसपास का लोन अप्रूवल दिया था गवर्नमेंट को, जो कि चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम के एक्सपेंशन के लिए यूज़ किया गया था। तो दिस वॉज अबाउट AIIB, ये भी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब AIIB एक बार एग्जाम में आ चुका था, डजंट मीन कि प्रीलिम्स में रिपीट नहीं होगा, प्रीलिम्स में टॉपिक्स रिपीट हो जाते हैं। बाकी अब AIIB आ गया तो आपको ADB के बारे में पता होना चाहिए एंड इससे पहले एक बार NDB आ चुका है जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। सो इंटरनेशनल बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड बैंक पर क्वेश्चन आते हैं, IMF पर क्वेश्चन आता है, ये आ चुके हैं पहले, WTO पर आया है, UN पर आएगा, यूनेस्को पर आता है क्वेश्चन। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर में जाके चेक करोगे तो इन पर क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। G20 पर आ चुका है। तो अभी आसपास में आप चेक करो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस नई बन रही हैं। क्वाड जैसे ही बना था उसमें मेंस में क्वेश्चन आ गया था और I2U2 बना था उसमें रिसेंटली क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसा होता है, नई ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज़ बनती हैं, उन पर इमीडिएटली क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ रही है 2023 में, तो मेंस में क्वेश्चन आएगा, देखना उसके आसपास। टॉपिक है हमारे पास, गवर्नमेंट रेजेस द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ PSU बैंक CEOs टू 10 ईयर्स। पहले 5 साल हुआ करता था और सुपर एनुएशन की एज जो थी 60 ईयर तक की थी। अब इसमें कनेक्टेड एक क्वेश्चन आया पहले प्रीलिम्स में 2018 में कि पहला स्टेटमेंट था, कैपिटल इंफ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज इन लास्ट डेकेड। पिछले 10 साल में स्टेडीली इंक्रीज हुई है। ओके, टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट स्टेटमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। हमें इनमें से करेक्ट बताना था, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और नीदर। रिसेंट का क्वेश्चन है, आपको ये पता भी होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन था, किस ईयर में आया था। 2016 में एक मेंस का क्वेश्चन भी आया था प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर। इट इज नेसेसरी टू bringing the unbanked to the institutional finance fold. Do you agree with this for financial inclusion of the poorer section of the Indian society? Give arguments to justify your opinion. अब क्वेश्चन में कितने स्टेटमेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है नेसेसरी है फॉर ब्रिंगिंग द अनबैंक्ड टू द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल फोल्ड। अब ये एक स्टेटमेंट एग्जामिनर ने आपको पहले दे दी है कि हम ये स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं। स्टेटमेंट के बेसिस पर उसने 2 चीज़ें पूछी हैं। पहला, क्या आप एग्री करते हो कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पुअर सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अपने आर्ग्यूमेंट्स दो अपने ही ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए।
तो अगर आप एग्री करते हो तो आप उसके फेवर में ओपिनियन अपना आर्ग्यूमेंट्स दोगे, अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप उसके अगेंस्ट में अपना ओपिनियन दोगे। जनरली गवर्नमेंट की स्कीम है तो दे वांट यू कि आप इसकी तारीफ भी करो, आप उसमें छोटे छोटे चैलेंजेस भी बताओ। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पता होना चाहिए, पुअर सेक्शन का स्टेटस पता होना चाहिए, इंडिया में कितने पुअर्स हैं, कितने बीपीएल हैं, इस किस तरीके से क्या उसमें रेट चेंज हो रहा है। फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स दो कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम है पुअर सेक्शन की फाइनेंशियल इंक्लूजन में और ये स्कीम उसमें ऐसे सपोर्ट करेगी। देन लास्ट में छोटा सा वे फॉरवर्ड 1-2 लाइन का। तो दिस इज हाउ यू कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था कि आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो मैं ऐसा तो इस ग्रुप चैनल के ऊपर कोई ऐसा इनिशिएटिव रन नहीं कर रहा हूँ, बट आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आने का सॉल्यूशन यही है कि आप कोई छोटे मोटे प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लो। स्टार्टिंग में बहुत महंगे महंगे वो लेने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट सीरीज, कोई 1000 रुपये का 2000 रुपये का ऐसा कोई प्रोग्राम होते हैं ना, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे छोटे मोटे। तो 2 महीना 3 महीने की आंसर राइटिंग कराते हैं, तो डेली आप उनको आंसर लिख के दो, वो आपको चेक करके रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, फिर उनको चेंज करो। एक आंसर को 10 बार लिख के देखो, है ना, मतलब उसने आपको गलतियां बताई उसको फिर करेक्ट करो, दोबारा भेजो, फिर वो गलती बताएंगे फिर करेक्ट करो, इसी से आ जाती है आंसर राइटिंग। इसमें कोई खास ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ता, बट ये है कि देखो 2-3 महीने का पेशेंस तो रखना पड़ेगा, एंड इट्स द पेनफुल प्रोसेस एंड इट्स द ओनली सॉल्यूशन। मेंस तो उसी से क्लियर होता है, एक्चुअली एग्जाम का सिलेक्शन ही मेंस से होता है, प्रीलिम्स इज जस्ट अ ब्रेकर। प्रीलिम्स आपको एग्जाम में जाने से रोक सकता है बट एग्जाम क्लियर नहीं करवाता, क्लियर तो मेंस ही कराता है। तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया मैक्सिमम टर्म जो हो सकता है एमडी और सीईओ का पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उसे 5 साल से 10 साल तक, एंड जो रिटायरमेंट की एज है 60 तक की होती है। अब ये जो पीएसबी के फुल टाइम डायरेक्टर्स हैं उस पर भी अप्लाई होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 2 तरह के बैंक्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट का 50% से ज़्यादा ऑनरशिप होता है। देखो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का आपका। इसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इनकी फाइनेंशियल गाइडलाइंस को, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑनरशिप है। मोस्टली जो डिपॉजिटर होते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हो आप बैंक में, उनको लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है, इसलिए यहाँ पर कस्टमर बेस भी आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये कंट्री का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है ना। इस बैंक में गवर्नमेंट का होल्डिंग 63% की है। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो ये बैंक जहाँ पर प्राइवेट का इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनीज की ऑनरशिप ज़्यादा होती है इनकी इक्विटी में। अब ये भी नेशनल सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हैं, लेकिन ये अपनी खुद की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोनों में से एफिशिएंट कौन सा है ज़्यादा? अगर हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की ही बात करते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकॉर्डिंगली जो यूनिवर्सल एक्सेस मिले ना बैंकिंग का, वो है ये है कि एटलीस्ट एक बेसिक बैंकिंग अकाउंट होना चाहिए हर एक के पास। पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर 36.2 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास 1.3 करोड़ हैं, राइट। टोटल 46 करोड़ बेनिफिशरीज में से ये इस तरीके से हैं। अब जो प्राइवेट बैंक जो है ना वो डोमिनेट करता है मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो जनरली जाएगा रूरल एरिया के अंदर। पीएसबी जो होते हैं ये एटीएम्स प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज के अंदर। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो अब ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ना ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं प्राइवेट सेक्टर वालों से फाइनेंशियल इंक्लूजन में, क्योंकि जो प्राइवेट वाला होता है ना वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज़्यादा काम करता है। हालांकि कुछ समय के टाइम पर हम लोग देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस में एग्रीकल्चर एडवांस में और जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का एडवांसेस होते हैं उसमें भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं ना ज़्यादा एफिशिएंट निकल के आए हैं। अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो रेलेवेंस जो है बैंकिंग की वो दोनों चीज़ों में है, जहाँ पर बैंक लेंडिंग भी करते हैं और मनी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के अंदर इनकी शेयर जो होता है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं गवर्नमेंट वाले बैंक्स होते हैं ये कंपैरेटिवली ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। छोटा सा टॉपिक था, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, बनेंगे तो अगर मेंस प्रीलिम्स में बनेंगे, और मेंस में तो आपने देख ही लिया कैसा क्वेश्चन बनेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन का। आप देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये डेटा जो था कि पब्लिक सेक्टर बैंक में इतने हैं और प्राइवेट सेक्टर में इतने हैं, ये डेटा आपको अगर पता होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके आंसर में आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे दूसरे एस्पिरेंट से। तो ऐसे याद करने होते हैं पॉइंट्स, इसलिए मैं इन टॉपिक्स को जितना हो सकता है डिटेल में कवर करने की कोशिश करता हूँ। दोबारा कुछ आएगा तो मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा। दिस टॉपिक वॉज इन न्यूज़ 892 acres टू बी सबमर्ज इन द बैकवाटर्स ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट। ये पोलावरम प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा गोदावरी रिवर के बारे में हल्का सा जान लेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा ये एक मल्टीपर्पज़ का इरिगेशन प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर रिवर गोदावरी के ऊपर, जो कि पोलावरम एक विलेज है वहाँ पे। एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जा सकती है और ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई किया जाएगा। तो इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे पिसी कल्चर की बात करते हैं तो फिशिंग वगैरह को, टूरिज्म का, अर्बनाइजेशन का। एंड जो प्रोजेक्ट है ये दिया गया है बेसिकली, इसको यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में एक नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस भी दिया गया था, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोदावरी रिवर की बात करते हैं तो नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है,
वहाँ पर गोदावरी रिवर का ओरिजिन होता है। एंड गोदावरी का देखो फिर आप यहाँ से औरंगाबाद के पास से होती हुई वागला वगैरह से होते हुए आंध्र प्रदेश से निकल के पूरा का पूरा ये हमारे बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ है। ड्रेनेज की बात करते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा की कुछ स्मॉलर पार्ट्स, ये ओडिशा की बात कर रहे हैं तो अगर मतलब कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है वहाँ से, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पुडुचेरी में भी इसके ट्रिब्यूटरीज का ये ड्रेनेज बेसिन है पूरा। इसलिए ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो प्रवरा, पूर्णा, मांजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर एंड साबरी। अब ये रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरीज तो कैसे याद करोगे, लेकिन एटलीस्ट नाम पढ़ के जरूर जाओ, बिकॉज ऑल्टरनेट ईयर पर ऐसे रिवर के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी करके, और गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस का बेसिन। एवरी ऑल्टरनेट ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इनके आसपास से आते रहते हैं। तो जितना डिटेल में याद कर सकते हो कर लो, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। हमें यहाँ पर पोलावरम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस मिला हुआ है। एंड थोड़ा बहुत गोदावरी के बारे में, इसका सोर्स वगैरह कहाँ होता है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं। लाइक दिस इज द बेसिक, इतना तो पता ही पता होना चाहिए जब भी आप एग्जाम में एंटर कर रहे हो। तो आपको लग रहा है कि मुझे 100% एकदम सिक्योर होकर जाना, तो फिर आपको पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। ओरिजिन कहाँ है, माउथ कहाँ है, ये कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके ऊपर कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एक एक के ऊपर। वो तो फिर ये होगी, आपको 100% फुल प्रूफ होकर जाना है कि मेरे को गलती करनी ही नहीं है। बट ये जो सामने लिखा हो ना, दिस इज द वेरी बेसिक, ये तो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, गवर्नमेंट प्लान्स टू हाइक द आरसीएस लेवी एयरफेयर्स टू गो अप फ्रॉम अप्रैल। अब आरसीएस क्या है, ये रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। एंड उड़ान इसका नाम है। इसके रिसेंटली 5 साल भी पूरे हो गए थे अप्रैल में, 27 अप्रैल 2017 को ये लॉन्च की गई थी। तो अप्रैल 2022 में इसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। 2027 कह रहा हूँ 2017 में क्वेश्चन आया था, एग्जामिन द डेवलपमेंट्स ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू द जॉइंट वेंचर्स अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय अथॉरिटीज इन दिस रिगार्ड। 2014 में पहले एक क्वेश्चन था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉज प्रोवाइड ऑल द कंट्रीज कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी ओवर द एयर स्पेस अबाउट द टेरिटरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयर स्पेस, what are the implications of these laws on the space above this airspace, discuss the challenges which this poses and suggest the ways to contain the threat। 2017-2014 मेंस का क्वेश्चन है, एयरपोर्ट सेक्शन GS 3 के अंदर आता है आपका ये। एंड जनरली जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला होता है ना टॉपिक इकोनॉमी में, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। उड़ान स्कीम क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, 2016 में आई थी, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। एंड एक नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी जो थी 10 साल के लिए बनाई गई थी, उसका पार्ट है। इस स्कीम के अंदर एक VGF जो वायबिलिटी गैप फंडिंग होता है ना, उसमें स्कीम के ऊपर डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ऊपर ना कुछ लेवी वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि VGF का मतलब होता है एक ग्रांट दी जाती है 1 टाइम तक, जिसमें सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है इकोनॉमिकली, और एक शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल वायबिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली आपके लिए सस्ता हो जाएगा, ठीक है। इंडिया के रीजनल मार्केट को, एविएशन मार्केट को डेवलप करने के लिए लोगों को अफोर्डेबल, इकोनॉमिकली वाइबल एयर ट्रेवल मिले, कॉमन व्यक्ति, आम आदमी जो होता है छोटे शहरों में, वो भी फ्लाइट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे। अब ये स्कीम है, इसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है ऐसे अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स के ऊपर। जो अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स होते हैं वो होते हैं जिनके पास डू नॉट हैव मोर देन 1 फ्लाइट अ डे, और जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स होते हैं वो होते हैं कि वहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होता है। अभी कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं सेंटर की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, इन एयरपोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए। अभी तक के क्या अचीवमेंट्स हैं, 2014 में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे, जिसको 141 तक इंक्रीज कर दिया गया है। अब अभी जो 68 अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड थे ना, इसमें 58 एयरपोर्ट्स हैं, 8 हेलीपोर्ट हैं, 2 वाटर एरोड्रोम्स हैं, जो उड़ान स्कीम के थ्रू डेवलप किए गए हैं। 425 नए रूट्स इनिशिएट किए गए हैं। इस स्कीम ने ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की 29 स्टेट्स में। मोर देन 1 करोड़ पैसेंजर्स होते हैं, उनको बेनिफिट्स मिला इस स्कीम का अगस्त 2022 तक। टारगेट की बात करते हैं, 220 डेस्टिनेशंस हैं एंड 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। उड़ान स्कीम के अंदर 954 रूट्स जो है वो ऑलरेडी उनको 156 एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दिया गया है। 2020 के अंदर इनको प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड मिला था फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड 2022 का जो रिपब्लिक डे था ना, वहाँ पर इनको रिपब्लिक टैब्ल्यू भी मिला था। टैब्ल्यू का मतलब होता है कि वो एक पूरा प्रदर्शनी करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं अपनी स्कीम का, तो वो सबको नहीं मिलता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को। अब इस स्कीम की परफॉर्मेंस क्या रही है, उड़ान 1.0 के अंदर 5 एयरलाइन कंपनीज को मिला था। अभी मुझे लगता है ये सारे आपको याद करने ज़रूरी नहीं है, ये उड़ान 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 कितना याद करोगे यार, एक एक के अंदर कौन सा डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए जो बेटर था ना वो ये था कि इनकी अभी तक की अचीवमेंट जो है ना, इसको याद कर लो, दिस इज वे बेटर।
पर मैंने यहाँ लिख दिया कि कुछ लोगों को होता है कि यार हमें ये भी याद करना है, तो PDF में आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा लाइफलाइन उड़ान को भी लॉन्च किया गया था कोविड-19 के दौरान भी। इन्होंने 588 फ्लाइट्स किए थे, जिसमें इन्होंने 1000 टन के आसपास का कार्गो वगैरह, इसमें एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी। कृषि उड़ान भी है, इसमें भी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह को ना नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन्स होते हैं वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इंटरनेशनल उड़ान भी है हमारे पास, उसमें प्लान के अंदर इंडिया की जो स्मॉलर सिटीज़ है ना, उनको डायरेक्टली फॉरेन डेस्टिनेशंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इंडिया की खुद की जो सिविल एविएशन की जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है ना, उसको और डेवलप करने के लिए उसमें ज़्यादा एडिशनल स्लॉट्स प्रोवाइड करने में ये स्कीम बहुत हेल्पफुल है। और भी बहुत सारे मार्केटिंग के इनिशिएटिव्स वगैरह हैं जो इस स्कीम के थ्रू कंसिडर किए जा सकते हैं, लोगों को स्कीम का और फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है इस स्कीम में एंड इसको और बेहतर मजबूत करने के लिए। So this was about all the topics of 21st November. Thank you very much.